साल 712 ईस्वी एक विदेशी सेना सिंध पर हमला करती है, वहां के राजा को हराती है और एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लेती है। हाँ, और अगर कागज पर देखा जाए ना, तो ये इतिहास के अनगिनत सैन्य जीतों में से बस एक साधारण सी जीत लगती है। बिल्कुल साधारण सी। लेकिन क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि 8वीं सदी के इस एक युद्ध ने, जो भारत के कोने में लड़ा गया था, उसने सदियों बाद यूरोप में रेनेसा यानी पुनर्जागरण की नींव रखी? ये क्लेम सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आज की हमारी इस डीप डाइव का विषय यही ऐतिहासिक घटना है, यानी भारत पर हुआ पहला बड़ा अरब आक्रमण। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो कोई बोरिंग इतिहास की किताब नहीं है। ये एक काफी अनोखा सा स्लाइड डेक है। सही कहा। और इसे बनाने वाले ने इन जटिल ऐतिहासिक घटनाओं को याद रखने के लिए ना कुछ बहुत ही क्रिएटिव ट्रिक्स या शॉर्टकट्स का इस्तेमाल किया है, जो हम आज डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्लाइड डेक का जो अप्रोच है वो मुझे काफी दिलचस्प लगा। ये सिर्फ डेट्स नहीं बताता, बल्कि उन कारणों की गहराई में जाता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। हाँ, तो अगर हम 7वीं शताब्दी के उस दौर की बात करें, तो इस्लाम का उदय हो चुका था और अरब में उमैयद खलीफाओं का शासन था। उमैयद खलीफा, राइट। जी। और उमैयद खलीफाओं को ना उस समय की सबसे बड़ी सुपर पावर माना जा सकता है। उनकी साम्राज्यवादी नीतियां बहुत आक्रामक थीं। उनका साम्राज्य स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक बहुत तेजी से फैल रहा था। तो ऐसे में उनकी नज़र पूरब की ओर, यानी भारत पर पड़ना तो एक स्वाभाविक सी बात थी। और भारत की धन संपदा के किस्से तो वैसे भी पूरी दुनिया में मशहूर थे। बिल्कुल। और इस स्लाइड डेक की पहली ट्रिक इसी बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से समझाती है। ट्रिक है धन, धर्म और डाकू। धन, धर्म और डाकू, मतलब भारत की अपार संपत्ति को लूटना एक आर्थिक कारण हो गया और अपने साम्राज्य और धर्म का विस्तार करना एक वैचारिक कारण। एग्जैक्टली। लेकिन ये सब तो वो मूल कारण थे जो लंबे समय से पक रहे थे, पर आग में घी डालने का काम किया उन डाकुओं ने जिनका जिक्र इस ट्रिक के आखिरी हिस्से में है। अच्छा, वो डाकू वाला हिस्सा। तो असल में ये इस पूरे आक्रमण का तात्कालिक कारण या कहें कि ट्रिगर पॉइंट बना। हाँ। हुआ ये था कि श्रीलंका, जिसे तब सीलोन कहा जाता था, वहां के राजा ने खलीफा के लिए कुछ जहाजों में भरकर बहुत कीमती उपहार भेजे थे। और जब ये जहाज सिंध के देबल बंदरगाह के पास से गुजर रहे थे, तो वहां के समुद्री लुटेरों ने उन्हें लूट लिया। इराक के तत्कालीन गवर्नर अल हज्जाज ने बस इसी घटना को एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया और सिंध के राजा दाहिर से तुरंत हर्जाने की मांग कर दी, जिस पर राजा दाहिर ने साफ इनकार कर दिया। उनका तर्क बहुत सीधा था। उन्होंने कहा कि भाई, उन समुद्री लुटेरों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, तो फिर मैं हर्जाना क्यों दूं? पॉइंट तो है। लेकिन यहाँ इस सोर्स को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या खलीफा और उनके गवर्नर सच में सिर्फ एक जहाज की लूट का बदला लेने के लिए इतने बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे थे? ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि हमारे स्रोत ही ये बताते हैं कि इससे बहुत पहले 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय में बॉम्बे के निकट ठाणे पर एक नौसैनिक हमला हो चुका था। मतलब देवल की घटना कोई पहला संपर्क नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ठाणे के नौसैनिक हमले के बाद भी मकरान यानी आज के बलूचिस्तान पर 8वीं सदी की शुरुआत में ही अरबों ने कब्जा कर लिया था। मकरान एक तरह से सिंध का प्रवेश द्वार था। इसका मतलब तो ये हुआ कि अरब सेनाएं पहले से ही भारत की दहलीज पर खड़ी थीं और जहाजों की लूट के तुरंत बाद भी मोहम्मद बिन कासिम नहीं आया था ना? हाँ, गवर्नर हज्जाज में पहले 2 अलग-अलग सेनापतियों को सिंध फतह करने के लिए भेजा था, उबैदुल्ला और बुदैल। और मजे की बात यह कि ये दोनों ही बुरी तरह फ्लॉप हुए। राजा दाहिर के बेटे जयसिंह ने इन दोनों सेनापतियों को मैदान में हरा दिया। और इसी घटना को याद रखने के लिए स्लाइड में एक और ट्रिक दी गई है, उब गए दाहिर से। उब गए दाहिर से, ये काफी फनी है। यू से उबैदुल्ला और बी से बुदैल, दोनों ही दाहिर और उसके बेटे से लड़कर उब गए या हार गए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जयसिंह ने ऐसा क्या किया जो बाद में राजा दाहिर नहीं कर पाए। उबैदुल्ला और बुदैल की हार का मुख्य कारण क्या था? जहां तक मैं समझ पाया हूं, इसके पीछे लॉजिस्टिक्स और सिंध का जो कठिन भूगोल है ना, वो एक बड़ा कारण था। हाँ, अरब सेनाएं समुद्री रास्ते और जमीनी रास्ते दोनों जगह संघर्ष कर रही थीं। मकरान के रेगिस्तान से होते हुए इतनी बड़ी सेना को सिंध तक लाना आसान नहीं था। और फिर वहां एक मजबूत स्थानीय सेना से लड़ना तो और भी मुश्किल था।
जयसिंह ने इसी भौगोलिक चुनौती का फायदा उठाया। सही बात है, लेकिन इन हारों ने इराक के गवर्नर हज्जाज का ईगो हर्ट कर दिया था। अब उसे एक ऐसे सेनापति की तलाश थी जो हर हाल में इस दीवार को तोड़ सके। और तब एंट्री होती है एक युवा और बेहद आक्रामक कमांडर मोहम्मद बिन कासिम की। साल था 712 ईस्वी। और यहाँ उस तीसरी ट्रिक का जिक्र करना बनता है जो स्लाइड में दी गई है, 7-1-2, यानी 7-1-2। 7-1-2 मतलब कासिम ने अपनी सेना से कहा कि मेरे साथ 1-2 और सिंध फतेह करो। ये ट्रिक सच में याद रखने लायक है ना? तो कासिम एक बहुत बड़ी और आधुनिक हथियारों से लैस सेना लेकर आता है। वो 711 ईस्वी में देबल पर हमला करता है और वहां भारी तबाही मचाता है। लेकिन इसके बाद जब कासिम निरून और सहवान की तरफ बढ़ता है तो वहां जो होता है वो काफी चौंकाने वाला है। इन दोनों शहरों ने बिना एक भी तीर चलाए आत्मसमर्पण कर दिया। हाँ, और एक बाहरी सेना के सामने इस तरह घुटने टेक देने के पीछे वहां की मजबूरियों को समझना होगा। उस समय सिंध के उन इलाकों में बौद्धों की बहुत बड़ी आबादी थी। और बौद्ध धर्म तो मूल रूप से अहिंसा और शांति के विश्वास रखता था। बिल्कुल। दूसरी तरफ राजा दाहिर का राजवंश ब्राह्मण था, जिसने कुछ ही समय पहले सत्ता हासिल की थी। चच राजवंश की नीतियां स्थानीय बौद्धों और जनजातियों के प्रति बहुत सख्त थीं। तो शासक वर्ग और आम जनता के बीच एक गहरा अविश्वास और अलगाव पैदा हो गया था। एग्जैक्टली। जब कासिम की सेना निरुण और सहवान पहुंची तो वहां के बौद्ध भिक्षुओं ने खून खराबे से बचने और ब्राह्मण शासकों से छुटकारा पाने के लिए बिना लड़े ही शहर सौंप दिए। ये तो इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि अंदरूनी तौर पर बटा हुआ समाज बाहरी खतरों के सामने कितनी जल्दी ढह जाता है। सही कहा। और देबल, निरुण, सहवान और सीसम को जीतने के बाद कासिम आखिरकार राजा दाहिर के बिल्कुल सामने आ खड़ा होता है। और यहाँ से शुरू होता है इतिहास का वो निर्णायक दिन, 20 जून 712 ईस्वी, रावर का युद्ध। रावर का मैदान सिंधु नदी के तट पर था। एक तरफ कासिम की अरब सेना और दूसरी तरफ राजा दाहिर के करीब 50,000 सैनिक। इस युद्ध में अरबों ने अपनी टेक्निकल सुपीरियोरिटी का बहुत घातक इस्तेमाल किया था, है ना? उन्होंने नैफ्था यानी एक तरह के अग्निबाण या शुरुआती केमिकल हथियारों का प्रयोग किया। इसके अलावा उनके पास मंजनिक थे जिनसे वे दूर से ही भारी पत्थर और आग के गोले बरसा सकते थे। मंजनिक मतलब कैटापल्ट्स। और इसी युद्ध के दौरान राजा दाहिर एक ऐसी टैक्टिकल मिस्टेक कर बैठते हैं जिसने पूरे युद्ध का पासा ही पलट दिया। वो क्या? दाहिर ने कासिम को बिना किसी खास विरोध के सिंधु नदी पार करने दी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक सेनापति की तरह किसी सुरक्षित जगह से पूरी सेना का संचालन नहीं किया। अच्छा। बल्कि दाहिर खुद हाथी पर सवार होकर अग्रिम पंक्ति में एक आम सैनिक की तरह लड़ने लगे। अच्छा, तो ये तो काफी बड़ी भूल थी। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ जब उसकी कंपनी किसी भयंकर क्राइसिस से गुजर रही हो तो वो रणनीति बनाने के बजाय सीधा रिसेप्शन डेस्क पर जाकर ग्राहकों के फोन उठाने लगे। ये काफी अच्छी तुलना है। देखने में ये बहादुरी भरा लग सकता है, लेकिन क्राइसिस से निपटने के लिए जो मैक्रो लेवल विजन चाहिए वो रिसेप्शन डेस्क से नहीं मिल सकता। वही बात है। और इस उपमा को अगर युद्ध के मैदान पर लागू करें तो इसके परिणाम और भी भयंकर होते हैं। हाँ, जब कमांडर अग्रिम पंक्ति में होता है तो उसका संपर्क बाकी सेना से टूट जाता है और अगर उसे कुछ हो गया तो पूरी सेना बिखर जाती है। रावर की युद्ध में ठीक यही हुआ। अरबों द्वारा छोड़ा गया एक नाफ्ता यानी आग का गोला दाहिर के हाथी के पास आ गिरा और हाथी आग देखकर घबरा गया और बेकाबू होकर नदी की ओर भाग खड़ा हुआ। इस एक घटना ने पूरी सेना में खलबली मचा दी। सैनिकों को लगा कि राजा या तो मैदान छोड़कर भाग गए हैं या मारे गए हैं। हालांकि स्रोत बताते हैं कि दाहिर हाथी से गिरकर भी पैदल ही बहुत वीरता से लड़ रहे थे। हाँ, लेकिन इसी अफरा तफरी में उनकी गर्दन में एक तीर लगा और वे वहीं मारे गए। स्लाइड की अगली ट्रिक इसी ट्रैजिक दृश्य को समेटती है। वो ट्रिक है हाथी डरा, राजा मरा, रानी ने जौहर करा। राइट। दाहिर की मृत्यु के बाद रानी बाई ने रावर के किले में महिलाओं के साथ जौहर किया। अब अगर हम राजा दाहिर की हार के कारणों का एक व्यवस्थित विश्लेषण करें तो स्लाइड में डिस्क नाम की एक बहुत ही काम की ट्रिक है। DISC। ये ट्रिक इस पूरी पराजय के 4 मुख्य स्तंभों को खोलकर रख देती है। तो डी का मतलब तो हो गया दाहिर टैक्टिकल मिस्टेक जिस पर हमने अभी बात की, और सी है कैवलरी ऑफ अरब्स यानी अरबों की वो बेहतरीन और तेज तर्रार घुड़सवार सेना
जिसका मुकाबला भारत की पारंपरिक सेना नहीं कर पाई। लेकिन इसमें जो सबसे घातक कारक थे वे थे आई और एस। हाँ, आई यानी इंटरनल बिट्रेयल, मतलब आंतरिक गद्दारी, और एस यानी सोशल डिवीजन या सामाजिक विभाजन। ये गद्दारी वाला एंगल मुल्तान के समय ज्यादा देखने को मिला था ना? बिल्कुल। रावर के युद्ध के बाद जब कासिम ने मुल्तान पर घेरा डाला तो वो शहर महीनों तक डटा रहा। लेकिन तभी एक देशद्रोही ने कासिम को उस गुप्त नहर के बारे में बता दिया जहां से मुल्तान शहर को पानी मिलता था। ओहो, तो अरबों ने वो जलापूर्ति काट दी और प्यास से तड़पते मुल्तान को आखिरकार घुटने टेकने पड़े। और वहीं यानी सामाजिक विभाजन की बात करें तो चच वंश के शासन में जाटों और मेड़ों जैसे स्थानीय समुदायों का भारी दमन किया गया था। हाँ, मैंने पढ़ा है कि उनसे हथियार रखने या अच्छे कपड़े पहनने तक का अधिकार छीन लिया गया था। यही वजह थी कि जब अरबों ने हमला किया तो इन समुदायों ने दाहिर का साथ देने के बजाय आक्रमणकारियों का साथ दिया। तो रावर, ब्रह्माबाद, अलोर और आखिरकार 713 ईस्वी में मुल्तान का पतन हो गया। और कासिम ने मुल्तान को इतना लूटा कि अरबों ने उसे स्वर्ण नगर यानी सिटी ऑफ गोल्ड का नाम दे दिया। अब जब युद्ध खत्म हो चुका था और जमीन पर कब्जा हो गया था तो असली चुनौती शुरू हुई, प्रशासन की। और यहाँ अरबों ने जो फैसले लिए वो काफी हैरान करने वाले थे। उन्होंने सिंध और मुल्तान को प्रशासनिक सुविधा के लिए इक्ता यानी जिलों में बांट दिया। एकता सिस्टम। पर सबसे अजीब बात ये थी कि उन्होंने राजस्व वसूली और स्थानीय प्रशासन का काम उन्हीं स्थानीय ब्राह्मणों को सौंप दिया जिन्हें उन्होंने अभी सत्ता से हटाया था, जिसे इतिहास में ब्राह्मणाबाद समझौते के नाम से जाना जाता है। पर सोचने वाली बात है कि कोई भी विजयी सेना अपने पुराने दुश्मनों को ही प्रशासन का जिम्मा क्यों देगी? क्योंकि यहाँ धार्मिक जुनून पर व्यावहारिकता भारी पड़ गई थी। अरब सैनिक बहुत कम संख्या में थे। वे तलवार के जोर पर एक युद्ध तो जीत सकते थे, लेकिन पूरा राज्य चलाना उनके बस की बात नहीं थी। हाँ, मतलब कर व्यवस्था चलाना, स्थानीय भाषा समझना और कृषि के रिकॉर्ड रखना, ये सब तो उन्हें नहीं आता था। इसके लिए उन्हें एक ऐसा पढ़े लिखे वर्ग की जरूरत थी जो इस व्यवस्था को पहले से जानता हो, और ब्राह्मणों से बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता था। तो ये एक विशुद्ध रूप से कूटनीतिक और आर्थिक फैसला था। यानी बात जब पैसे और टैक्स वसूली की आई तो सारे वैचारिक मतभेद किनारे कर दिए गए। बिल्कुल। और यही व्यावहारिकता उनकी धार्मिक नीतियों में भी दिखी। उन्होंने जबरन धर्मांतरण का रास्ता अपनाने के बजाय एक टैक्स सिस्टम लागू किया। जजिया कर, राइट? गैर मुस्लिमों पर जजिया नाम का एक कर लगाया गया और इसके बदले में हिंदुओं और बौद्धों को जिम्मी यानी संरक्षित नागरिक का दर्जा दिया गया। और स्लाइड की ट्रिक इसे बहुत मजेदार तरीके से बताती है। जिम्मी ने जजिया देकर किताब बचाई। जिम्मी ने जजिया देकर किताब बचाई यानी आपको जिम्मी का दर्जा मिला, आपने जजिया टैक्स दिया और अपनी धार्मिक किताबें या मान्यताएं सुरक्षित रख लीं। मध्यकालीन युद्धों का अर्थशास्त्र यही था। अगर आप रातों रात सबको अपने धर्म में बदल लेंगे तो फिर वो विशेष जजिया कर कौन देगा? ये भी है। आर्थिक रूप से ये ज्यादा फायदेमंद था कि स्थानीय आबादी अपने धर्म का पालन करती रहे और बदले में एक नियमित कर चुकाती रहे। लेकिन क्या कासिम और उसके बाद आने वाले अरब गवर्नरों की महत्वाकांक्षा सिर्फ सिंध तक ही सीमित थी? बिल्कुल नहीं। वे तो पूरे भारत, जिस पर वे अल-हिंद कहते थे, उस पर कब्जा करना चाहते थे। हाँ, कासिम के बाद जुनैद और तमीम जैसे गवर्नरों ने मालवा, गुजरात और राजपुताना की ओर अपनी सेनाएं भेजी। लेकिन यहाँ उनका सामना एक ऐसी ताकत से हुआ जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। 738 ईस्वी का वो अभेद्य प्रतिरोध। मतलब अरबों की सेना एक उफनती हुई नदी की तरह आगे बढ़ रही थी, लेकिन नवसारी और राजस्थान के मैदानों में भारतीय राजाओं ने एक दीवार खड़ी कर दी। एक ऐसी दीवार जिससे टकराकर ये लहर हमेशा के लिए वापस लौट गई। और ये दीवार किसी एक राजा ने नहीं बल्कि एक संगठित सैन्य गठबंधन ने बनाई थी, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम ने मालवा और उज्जैन के इलाकों में अरबों को बुरी तरह कुचला। दक्षिण से चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय के सेनापति पुलकेशी ने नवसारी में उन्हें खदेड़ा, और मेवाड़ के बप्पा रावल ने तो अरबों को ऐसा पीछे धकेला कि वे वापस सिंध तक ही सीमित हो गए। इन तीनों महानायकों को याद रखने के लिए स्लाइड में ट्रिक है। बप्पा और नाग ने विक्रम को बचाया। बप्पा और नाग ने विक्रम को बचाया। बप्पा रावल, नागभट्ट प्रथम और विक्रमादित्य द्वितीय। ये 738 ईस्वी का प्रतिरोध इतिहास के पन्नों में अक्सर छिप जाता है, लेकिन इसी दीवार ने अगले कई सौ सालों तक भारत के बाकी हिस्सों को सुरक्षित रखा। बिल्कुल। अब इन सब के बीच मोहम्मद बिन कासिम का क्या हुआ,
जिसने इतनी बड़ी जीत दिलाई, उसका अंत कैसा रहा? कासिम का अंत तो किसी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी से कम नहीं था। हमारे स्रोतों में इसके 2 अलग-अलग वर्जन हैं। हाँ, एक वर्जन चचनामा का है जो कहता है कि राजा दाहिर की पुत्रियों को जब खलीफा के पास भेजा गया तो उन्होंने खलीफा से झूठ कहा। क्या झूठ कहा? उन्होंने कहा कि कासिम ने उनके साथ पहले ही दुर्व्यवहार किया है। इस बात से खलीफा इतना क्रोधित हुआ कि उसने कासिम को मृत्युदंड दे दिया। लेकिन ऐतिहासिक और राजनीतिक सत्य शायद इससे कहीं ज्यादा कड़वा है। नया खलीफा सुलेमान कासिम के ससुर और इराक के गवर्नर अल हज्जाज का कट्टर दुश्मन था। जैसे ही सुलेमान सत्ता में आया, उसने हज्जाज के हर करीबी इंसान को निशाना बनाना शुरू किया। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक सत्ता पलटने और प्रतिशोध का मामला था। तो उसने कासिम को सिंध से वापस बुलाया, उसे बेड़ियों में जकड़ा और अंततः उसे मार दिया गया। इस कड़वे ऐतिहासिक सत्य को स्लाइड की ये ट्रिक एक लाइन में समेट देती है। सुलेमान का फरमान, कासिम की गई जान। सुलेमान का फरमान, कासिम की गई जान। कासिम के इस तरह जाने और खलीफाओं की केंद्रीय सत्ता कमजोर होने के कारण अरबों का भारत पर प्रभाव कम होने लगा। हाँ, 871 ईस्वी तक आते आते सिंध में अरब सत्ता पूरी तरह स्वतंत्र हो गई और 2 छोटे राज्यों मंसूरा और मुल्तान में बंटकर रह गई। और यहीं पर आकर इस पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। युद्ध का मैदान शांत हो चुका था, लेकिन बौद्धिक स्तर पर एक नई हलचल मच रही थी। ये हलचल जमीन या सत्ता की नहीं, बल्कि ज्ञान की थी। राजनीतिक रूप से भले ही अरब सिंध पर राज कर रहे थे, लेकिन ज्ञान के मामले में भारत ने अरबों को जीत लिया था। ये इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। जब अरबों का संपर्क भारत से हुआ तो उन्हें यहाँ के खगोल विज्ञान, गणित और दर्शन की गहराई का अंदाजा हुआ। और स्लाइड में इसे याद रखने की ट्रिक है, अरबों ने भारत से मैप सीखा। MAP। M से मैथ्स और मेडिसिन, A से एस्ट्रोनॉमी और P से फिलॉसफी। इसकी शुरुआत अनुवाद से हुई। अरब विद्वानों ने ब्रह्मगुप्त के महान गणितीय और खगोलीय ग्रंथों जैसे ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक का अरबी में अनुवाद किया। और चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसी किताबें अरबी भाषा में लाई गईं। इस ज्ञान का केंद्र बना बगदाद, जहां खलीफा अल मंसूर ने हाउस ऑफ विजडम या बैत अल हिकमा की स्थापना की थी। और सबसे बड़ी क्रांति तो अंकों की दुनिया में हुई। दुनिया भर में जो रोमन अंकों का इस्तेमाल होता था, वो गणितीय गणनाओं के लिए बहुत मुश्किल था। सही कहा। अरबों ने भारतीयों से दशमलव प्रणाली और सबसे महत्वपूर्ण शून्य यानी जीरो का ज्ञान लिया। और बगदाद के इसी हाउस ऑफ विजडम से ये भारतीय अंक प्रणाली, जिसे अरबों ने हिंसा कहा और जिसे आज दुनिया हिंदू अरबिक न्यूमरल्स के नाम से जानती है, वो यूरोप तक पहुंची। ये एक ऐसा सांस्कृतिक आदान प्रदान था जिसने दुनिया के विज्ञान और गणित की दिशा ही बदल दी। शून्य और दशमलव के बिना आधुनिक विज्ञान या कंप्यूटर कोडिंग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन सारे तथ्यों को देखने के बाद जब हम इस पूरी घटना का निष्कर्ष निकालते हैं, तो इतिहासकार स्टैनली लेन बूल का एक बहुत ही मशहूर कथन सामने आता है। उन्होंने 712 ईस्वी के इस अरब आक्रमण को एक परिणामहीन विजय यानी अ ट्रायम्फ विदाउट रिजल्ट्स कहा है। और स्लाइड की आखिरी ट्रिक भी इसी बात की ओर इशारा करती है। बीज बोया पर पेड़ नहीं होगा। लीनपूल का ये नजरिया पूरी तरह से सैन्य और राजनीतिक चश्मे से है। उनका तर्क है कि अरब सेना भारत की संपूर्ण सैन्य शक्ति को नहीं तोड़ पाई। उनका साम्राज्य सिर्फ सिंध तक ही सिमट कर रह गया। इस्लाम का राजनीतिक विस्तार जो अरबों ने शुरू किया था, वो रुक गया और उसे कई सदियों बाद तुर्कों ने आके पूरा किया। लेकिन क्या हम सच में इसे एक परिणामहीन विजय कहकर खारिज कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। इतिहास के पन्नों में जो घटित होता है, उसका असर सिर्फ नक्शों पर खींची गई लकीरों से नहीं नापा जा सकता। बिल्कुल सही। इस पूरी कहानी में जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है, वो ये है कि राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से अरबों का ये आक्रमण भले ही सीमित रहा हो, लेकिन जरा सोचिए, हाँ, अगर देबल में वो जहाज कभी नहीं लूटे जाते, हाँ, अगर उमैयद खलीफाओं की सेना कभी सिंध के रास्ते भारत के संपर्क में नहीं आती, हाँ, और अगर भारत का वो अमूल्य ज्ञान बगदाद के विद्वानों के हाथों से होता हुआ कभी यूरोप के विश्वविद्यालयों तक नहीं पहुंचता, तो क्या यूरोप में कभी वो रेनेसां आ पाता? एग्जैक्टली। हाँ, क्या आज का हमारा आधुनिक विज्ञान, हमारी तकनीक वैसी ही होती जैसी हम आज देखते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। इतिहासकार जिसे एक परिणामहीन विजय कहते हैं, हाँ, गहराई से देखने पर लगता है कि वो असल में मानव इतिहास के सबसे बड़े ज्ञान के प्रसार की एक अहम कड़ी बन गई। सोचने वाली बात है ना
किसी एक छोटी सी घटना का असर सदियों बाद दुनिया के किसी दूसरे कोने में हमारी आज की जिंदगी को कैसे आकार दे सकता है। बिल्कुल, इतिहास में कुछ भी बिना परिणाम के नहीं होता। और इसी विचार के साथ आज हम यहीं रोकते हैं। नए विचारों और नए नजरियों के साथ फिर मिलेंगे।